गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जामनाथ पे। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आज एक और नई वीडियो, और ये नई वीडियो है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम जो 2024 का होगा, उसका एक प्रैक्टिस सेट 15 लेके आया हूं, जो कि हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज है। और ये सीरीज आपको वर्दी सीरीज दोबारा नाम से एक प्लेलिस्ट हमने बना रखी है एग्जामनाथ यूट्यूब चैनल पर, तो वहां पे आप विजिट करके सभी वीडियोस को क्रम से देख सकते हैं। तो चलिए समय को वेस्ट नहीं करते हैं और आते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, वह है कि निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा, इसमें अनु ने देखकर निबंध लिखा, ये जो वाक्य है इसमें कौन सी क्रिया है? कृदंत क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, नाम धातु है या संयुक्त क्रिया है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो अनु ने देखकर निबंध लिखा इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। अब थोड़ा समझा देता हूं आपको। देखिए वाक्य संरचना के आधार पे जो उपयुक्त वाक्य लिखा है इसमें पूर्वकालिक क्रिया का ये उदाहरण है। और पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है? तो जब कोई एक कर्ता एक क्रिया समाप्त करके उसी क्षण दूसरी क्रिया में संलग्न हो जाता है, तो जो पहली क्रिया होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और उपयुक्त वाक्य में देखने का जो कार्य है, जो देखने का जो कार्य है वो लिखने से पहले हो चुका है। अतः यहां जो देख कर शब्द दिया है यह पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण होगा। बात समझ में आ गई? पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है? जब कोई एक कर्ता कोई एक काम समाप्त करके उसी क्षण दूसरी क्रिया में संलग्न हो जाता है, तो जो पहली क्रिया होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है आज का कि निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। श्याम का घर किस मतलब ऑप्शन में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है? श्याम का घर पेड़ से गिर पड़ा, कुर्सी के नीचे या आरी से काटो। इसमें कौन सा जो है, ऐसा कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसमें अपादान कारक प्रयोग किया गया है? तो भैया पेड़ से गिर पड़ा जो है इसमें अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। भोर, विहान, निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है? देखिए 3 शब्द दिए गए और आपको पूछा जा रहा है कि इन ऑप्शंस में से कौन से शब्द, वो कौन सा पर्यायवाची शब्द है जो कि इन तीनों के पर्यायवाची है? दिन, शाम, प्रभात या संध्या। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बिल्कुल, भोर, विहान और निशान ये प्रभात के पर्यायवाची शब्द हैं। कुछ और शब्द आपको बता देते हैं। देखिए आपको भोर हो ही गया, ठीक है, भोर आपने लिखी, यहाँ पे एक प्रश्न में ही है, विहान भी आपके प्रश्न में है, निशांत भी आपके प्रश्न में है। इसके अलावा मैं कुछ और नए शब्द बताता हूं जो कि प्रभात के पर्यायवाची शब्द है। जैसे सवेरा, जैसे प्रातः काल, ठीक है, जैसे प्रातः काल, ये सब क्या है? ये सभी जो है प्रभात, जैसे उषा काल, ठीक है, जैसे उषा काल, प्रभात, ये सभी प्रभात के जो है पर्यायवाची शब्द हैं। बात समझ में आ गई? तो ऑप्शन सी, सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो भैया प्रत्यय जो होता है वो शब्द के बाद में लगता है, लास्ट में लगता है, अंतिम में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। तो पूछा जा रहा है कि महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? छोटी ई है, बड़ी ई है, नी है या जनी है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वह होगा ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बिल्कुल, महाजन में देखिए महाजन लिखा है और इस महाजन में जब ई प्रत्यय जोड़ा जाता है तो ये क्या हो जाता है? महाजनी हो जाता है। तो यहां पे ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। देखिए हाथी ने केला खाया, इसका कर्म वाच्य आपको बताना है और इन 4 ऑप्शन में से कौन सा विकल्प सही होगा। हाथी केला खाता है, हाथी केला खा लिया, हाथी द्वारा केला खाया गया या हाथी केला खाया। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन सी, हाथी द्वारा केला खाया गया।
हाथी ने केला खाया का जो कर्मवाच्य है वो हाथी द्वारा केला खाया गया होगा, और इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है काली घटा का घमंड घटा। अलंकार बताना है, यमक, उपमा, अनुप्रास, देखिए नहीं होना चाहिए, अनुप्रास या रूपक अलंकार। तो यहां पे जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। देखिए यमक अलंकार क्यों होगा? जब कोई एक ही शब्द दो बार प्रयोग किया गया हो, एक ही वाक्य में जब होता है तो, और दो शब्द जो आए हों, एक ही शब्द जब दो बार उसकी पुनरावृत्ति जब होती है तो दोनों शब्द के जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो वहां पे यमक अलंकार दोस्तों होता है। जैसे ये घटा जो लिखा है, इस घटा का मतलब है बादल, और यहां पे जो ये वाला घटा लिखा है इसका मतलब होता है कम होना। ठीक है, तो काली कम होना, ठीक है, काली घटा का घमंड घटा। तो यहां पे देखिए दो शब्द आए हैं लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग है। जैसे आपने पढ़ा होगा कनक कनक ते सौगुनी, तो कनक कनक एक का मतलब धतूरा, एक का मतलब सोना, तो इस तरीके से हम जान जाते हैं कि यहाँ पे यमक अलंकार होगा। ऐसे यहां पर भी घटा और घटा, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम शब्द आपको पहचानना है। निद्रा, कान, मोर या बंदर, कौन सा इसमें तत्सम शब्द है? तो पहले तो ये आपको बता देते हैं कि निद्रा जो है ये तत्सम है, और इसका जो तद्भव होता है वह होता है नींद। क्या होता है दोस्तों? नींद होता है। तो यहां पे मैं तत्सम और तद्भव लिख करके आपको समझा देता हूं। देखिए, तो एक होता है तद्भव, एक होता है आपका तत्सम। तो ये जो आपका निद्रा शब्द है, निद्रा जो है ये आपका तत्सम है, और इसका तद्भव क्या होगा? इसका तद्भव होता है आपका नींद, ये ध्यान रहेगा। अब देखिए इसके अलावा कान, मोर और बंदर, कान, मोर और बंदर दिया है, तो देखिए हम यहां पे लिख लेते हैं कान, मोर और बंदर। अब इनके हम देख लेते हैं कि भैया इनके तत्सम क्या होंगे, इनके तत्सम क्या होंगे। तो कान का क्या होता है? कान का होता है कर्ण, मोर का क्या होता है? मयूर होता है, और बंदर का क्या होता है? वानर होता है। क्या होता है? वानर होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके तत्सम और तद्भव इस तरीके से आपको प्रश्न आने वाले हैं आगामी परीक्षा में, 100% आएंगे, हल्के में मत लीजिएगा इन प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है निम्नलिखित में से रीत काल के कवि कौन है? भैया तुलसीदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, वृंद हैं या सूरदास हैं? तो भैया रीत काल के जो कवि हैं वो वृंद हैं, ऑप्शन सी सही होगा। सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। रीत काल के कवियों में जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें वृंद है, जबकि तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी ये सभी भक्ति काल के कवि हैं। ये क्या है? ये सभी भक्ति काल के कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं, जबकि वृंद जो है ये रीत काल के कवि माने जाते हैं। समझ में आ गया? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है? खिल होगा, खेल की औना या ना? तो भैया इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, खेल। खेल जो है ये मूल शब्द है खिलौना का, और खेल में प्रत्यय क्या जुड़ा हुआ है पता है आपको? देखिए खेल में एक प्रत्यय जोड़ा गया है, और उस प्रत्यय का नाम है औना। औना प्रत्यय जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? औना प्रत्यय जोड़ा गया, तो ये क्या हो गया? तब ये आपका हो गया खिलौना। तो ध्यान रखिएगा, खिलौना का जो मूल शब्द है वह आपका है खेल। याद रखिएगा, खिलौना का मूल शब्द खेल है, खेल में औना प्रत्यय जोड़ा गया तो वो एक खिलौना शब्द बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हास से रस का स्थायी भाव क्या है? देखिए हास से रस का स्थायी भाव हास होता है। हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। देखिए कुछ रसों के मैं स्थायी भाव बता देता हूं। देखिए एक तरफ मैं रस लिख देता हूं, और एक तरफ क्या लिख दूं? एक तरफ लिख देता हूं मैं स्थायी भाव। अब आप देखिए, आपने सुना होगा, पहला तो ये हो गया हास्य रस, तो हास्य का तो आपने जान ही गए कि इसका क्या होता है? स्थायी भाव हास होता है। अब देखिए श्रृंगार आ गया, श्रृंगार। अब बताइए श्रृंगार का क्या होता है? तो भैया श्रृंगार का हास जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है। क्या होता है? रति होता है। वीर का क्या होता है? वीर रस का भैया उत्साह होता है, इसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह होता है। ऐसे करुण रस का क्या होता है? तो करुण रस का होता है शोक। क्या होता है? करुण रस का होता है शोक। यहां पे मैं फिर से लिख देता हूं,
हास्य का समझ में आ गया, श्रृंगार समझ में आया, वीर समझ में आया, करुण रस समझ में आया। अब देखिए रौद्र रस, एक रस होता है कौन सा, रौद्र रस। तो भैया रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, इसका होता है क्रोध। क्या होता है, क्रोध होता है। ध्यान से इसको सब लोग नोट करते रहिए। भयानक का क्या होता है, भयानक एक रस होता है भयानक का, तो भैया भयानक का होता है भय। भय क्या होता है, भय इसका स्थायी भाव है। एक हमारा होता है अद्भुत रस, क्या होता है, अद्भुत रस। तो अद्भुत का होता है आश्चर्य, क्या होता है, आश्चर्य, ये इसका स्थायी भाव है। इसके अलावा एक और हमारा है शांत रस। तो शांत रस का भैया क्या होता है, शांत का होता है निर्वेद, ये इसका स्थायी भाव है। पसीना बहुत है, गर्मी इसलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि फैन तो लगे हैं, जस्ट ऊपर मेरे लगा हुआ है, लेकिन मैं इसलिए नहीं चलाता हूं कि कहीं ब्रेक होती है आवाज पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है। तो कुछ ऐसे हमारे भाई बहन थे जिनके कमेंट्स आए थे कि सर थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो ठीक है, आप लोगों को समस्याएं ना हो, थोड़ी समस्या मैं झेल लेता हूं, लेकिन जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज एक लाइक करो यार, लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर बिल्कुल किया करो। क्योंकि आप अगर ये सोच रहे हो कि नहीं सिर्फ मेरा फायदा हो जाए, तो आप लोग स्वार्थी हो, स्वार्थी मत बनो। ऐसे लोगों को भी भेजो जो और भी तैयारी करने वाले, आपके हित मित्र दोस्त रिश्तेदार जो अगल बगल पड़ोसी जो भी हैं, उनको जरूर शेयर किया करो, क्योंकि वो भी इस वीडियो से लाभ ले सकें। तो यहां पे समझ में आ गया, ये नोट कर लीजिए भैया। हास रस का स्थायी भाव हास होता है, श्रृंगार का रति, वीर का उत्साह, करुण का शोक, रौद्र रस का क्रोध स्थायी भाव, भयानक रस का भय, अद्भुत का आश्चर्य होता है और शांत का निर्वेद होता है स्थायी भाव। ठीक है, तो यहां पे हास रस का स्थायी भाव क्या होगा, हास होगा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उर्वशी किसकी रचना है, उर्वशी किसकी रचना है, आपको बताना है उर्वशी किसकी रचना है। तो भैया उर्वशी जो है ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। और एक पॉइंट जान लीजिए कि सन 1972 में उर्वशी रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, हिंदी भाषा में पहली बार तो सुमित्रानंदन पंत को 1968 में मिला है, लेकिन यहां पे रामधारी सिंह दिनकर जी को भी 1972 में ये मिला है। और किस रचना के लिए मिला, तो ध्यान रखिएगा उर्वशी रचना के लिए मिला था। इनकी कुछ अन्य जो काव्य कृतियां हैं जैसे हुंकार, नोट कर लीजिए, ये पहले नोट कर लीजिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला, उर्वशी रचना के लिए मिला। आगे कुछ बता देते हैं और पॉइंट, इनकी जो अन्य जो काव्य कृतियां हैं वो काव्य कृतियों में अगर हम बात करें तो जैसे हुंकार है, ये हुंकार, ठीक है, याद रखिएगा हुंकार हो गया। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र भी क्या है, इनकी रामधारी सिंह दिनकर जी की क्या है, ये काव्य कृतियां हैं। द्वंद्व गीत, ठीक है, द्वंद्व गीत। रश्मिरथी बहुत अच्छी रचना है, कभी समय मिले तो रश्मिरथी को पढ़िएगा। रेणुका, रेणुका, रेणुका भी इनका एक काव्य कृति है। हारे के हरिनाम, हारे के हरिनाम, ये भी इनका एक काव्य कृति है, हारे के हरिनाम। संस्कृति के 4 अध्याय, देखिए एक और इनका काव्य कृति है, संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय। रसवंती, रसवंती, तो ये सभी जो है वो क्या है, ये सभी इनकी काव्य कृतियां हैं। किसकी काव्य कृतियां हैं भैया, तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। देखिए यहाँ पे ये बिंदी नहीं लगा है, गाय केवल होना चाहिए, ठीक है। तो किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, आपको यही बताना है। तो आप बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में कि किस कौन सा शब्द ऐसा है जो सदैव बहुवचन में यूज होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा ऑप्शन बी, बिल्कुल। दर्शन शब्द जो है ये सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है, सदैव। जबकि गाय, बहन, लता ये सदैव बहुवचन में नहीं होता है, ये एक वचन में भी होता है, बहुवचन में भी होता है। लेकिन दर्शन शब्द जो है ये सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होता है, इसका एक वचन नहीं होता है। तो यहां पे कुछ मैं आपको बता देता हूं कि सदैव, एक मिनट, सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले कौन कौन से भैया शब्द हैं। सदैव बहुवचन, सदैव बहुवचन वाले कौन कौन सा शब्द है। देखिए आपका एक दर्शन तो हो ही गया, ये तो याद ही रखिए, ये तो आपको याद ही रखना है। देखिए प्राण हो गया, ठीक है, इससे प्राण हो गया, समाचार हो गया, दर्शक हो गया, ये सभी क्या है, ये सदैव बहुवचन में होने वाले हैं। हस्ताक्षर हो गया, ठीक है,
देखिए हस्ताक्षर हो गया, अक्षत हो गया, ठीक है, रोम शब्द हो गया, ये सब क्या, ये हमेशा जो है, आशीर्वाद हो गया, भाग्य हो गया, आशीर्वाद हो गया, भाग्य हो गया, ये सदैव बहुवचन में होते हैं। अब देखिए कुछ हम ये भी बता देते हैं कि सदैव जो एक वचन में होते हैं, जो सदैव एक वचन में होते हैं भैया वो कौन कौन से शब्द हैं, जैसे जनता, जैसे वर्षा, देखिए जनता, वर्षा, ठीक है, मजा, जनता, वर्षा, मजा, चर्चा, सहायता, जल, ठीक है, ये सभी क्या, चर्चा, सहायता या जल, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना। गण, प्रजा, देखिए गण हो गया, प्रजा हो गया, प्रत्येक हो गया आपका, और इसके अलावा जैसे क्षमा, ठीक है, ये सभी शब्द आपके सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि जले, भाई जल तो है, जल समझ गए पानी, तो जले कभी बोलेंगे उसका बहुवचन नहीं होता भैया, एक ही वचन में होता है। वर्षा, वर्षों नहीं, वर्षों नहीं होगा तो फिर अलग शब्द हो जाएगा। जैसे जनता तो जनते, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा भाई, इसका हमेशा एक वचन में ही ये प्रयोग होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। 1 मिनट के लिए मुझे टाइम दीजिएगा, काफी पसीना है और मेरा जो हैंडकरचीफ है वो थोड़ा दूर पे है, तो मैं थोड़ा सा 1 मिनट, जस्ट मिनट 10 सेकेंड्स रुकिएगा। चलिए दोस्तों, पसीना काफी आ गया था, तो क्योंकि मैं चश्मा लगाता हूं तो पसीना जो है फिर दिक्कत करने लगता है, वो चश्मे पे जब जाने लगता है तो प्रॉब्लम्स होती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अली, अली का सही अर्थ देने वाला सही शब्द युग्म कौन सा है? तो भैया इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, भौरा और सखी जो है ये अली और अली का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए आ गया ये पैसेज वाला, पैसेज वाला है मतलब गद्यांश है, पढ़िए इसको और फिर इसके बाद आपको आंसर देना है। तो पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि बार बार मैं स्क्रॉल नहीं कर पाऊंगा, तो बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से माइंड को बिल्कुल आप क्या करिए, स्थिर रखिए और फिर पढ़िए, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को भी देखेंगे। देखिए पहले क्या लिखा है, लिखा हुआ है आग जो है राज कपूर द्वारा निर्मित निर्देशित पहली फिल्म थी। आग जो है ये राज कपूर द्वारा निर्देशित पहली फिल्म थी, जिसका सिनेमाघरों में प्रदर्शन 1948 ईस्वी में हुआ था। उस समय किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि ये 23 साल का नौजवान फिल्मी दुनिया में एक क्रांति लेकर आया है। इस फिल्म में एक 9 स्वतंत्र देश के नौजवानों की इच्छाओं की कहानी है, जो अपनी जिंदगी को नए ढंग से जीना चाहते हैं। इसमें उस समय की 3 प्रसिद्ध नायिकाएं नरगिस, कामिनी कौशल तथा निगार सुल्ताना थी। इस फिल्म के लेखक इंदर राज आनंद और छायाकार BN रेड्डी थे। संगीत पृथ्वी थिएटर्स के स्थायी संगीतकार राम गांगुली ने तैयार किया था। इस फिल्म की छाप अथवा प्रभाव आगे की सत्यम शिवम सुंदरम तथा मेरा नाम जोकर आदि में देखा जा सकता है। अब प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छे से प्रश्न पूछा गया है कि आग फिल्म की कथा किस पर आधारित थी। अभी आपको बताया गया किस पर आधारित थी, नौजवानों पे। किस पे, देखिए मैं दिखा देता हूं आपको किस पे आधारित थी। तो इस फिल्म में एक स्वतंत्र ये है, ये देखिए, नौजवान फिल्मी दुनिया में एक क्रांति लेकर आया है। मतलब ये जो है एक नौजवान की कहानी यहाँ पे आपको दिखाया गया था। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। आग फिल्म की जो कथा है, जो कि राज कपूर साहब की पहली जो है ये मूवी थी, जो कि 1948 में आई, वो कहानी नौजवानों पर आधारित थी। इसमें स्वतंत्रता के बाद एक नौजवान की क्या चाहत है, क्या इच्छा है, कैसी सोच रखता है, उस फिल्म को दिखाया गया। कभी समय मिले तो जरूर इस मूवी को देखिएगा, जो कि राज कपूर की पहली फिल्म है, सन 1948 में आई थी। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, आग नामक फिल्म का प्रदर्शन वर्ष कब है? भैया अभी मैंने बताया 1948 है, क्योंकि ये पहली फिल्म है राज कपूर साहब की और 1948 में ये फिल्म जो है पहली बार आई थी। तो याद रखिएगा 1948 आग नामक मूवी जो है ये 1948 में आई है। इनमें से कौन सा आग फिल्म की नायिका नहीं है? भैया देखिए निगार सुल्ताना थी, ठीक है, निगार सुल्ताना थी। तो ये आपको बताना, देखिए बताना क्या है, प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ा करिएगा। नायिका नहीं है पूछा गया है, तो निगार सुल्ताना तो थी, नरगिस थी, कामिनी कौशल थी, कौन नहीं था, मधुबाला
जो है आग मूवी में नायिका के रूप में नहीं है। तो यहाँ पे 3 जो है नायिकाएं थी, 3 अभिनेत्रियां हैं, लेकिन मधुबाला नामक नायिका जो है ये आग मूवी में, आग फिल्म में नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। इस फिल्म का प्रभाव राज कपूर की कौन सी फिल्म में मिलता है? देखिए जो आग मूवी आई उसके बाद और भी जब इनकी मूवीज आई तो इसका छाप देखने को कहीं ना कहीं मिलता है अन्य फिल्मों में। तो यहां पे ऑप्शन जो दिया गया है वो दिया गया है सुहागा का दिन, आवारा, सत्यम शिवम सुंदरम या श्री 420। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो होगा सत्यम शिवम सुंदरम। देखिए सत्यम शिवम सुंदरम में भी देखने को मिलता है और मेरा नाम जोकर में भी देखने को मिलता है, बट मेरा नाम जोकर यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है इसलिए इसको हटा देते हैं। और सत्यम शिवम सुंदरम दोनों मूवी में इस फिल्म का प्रभाव देखने को मिलता है। इस फिल्म का मतलब आग फिल्म का प्रभाव जो है सत्यम शिवम सुंदरम और मेरा नाम जोकर नामक फिल्मों में जो है बाद में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। आग के प्रदर्शन के समय जब राज कपूर, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, राज कपूर की उम्र क्या थी? 40 वर्ष, 21 वर्ष, 24 वर्ष या 23 वर्ष? तो देखिए यहाँ पे जो है उनकी एज टोटल कितनी थी? 23 वर्ष थी। ऐसा पैसेज में दिया भी गया, ऐसा कुछ नहीं मैंने अलग से कुछ बता दिया, दिखा देते हैं आपको। ठीक है, मात्र कितनी उनकी उस वक्त एज थी? उस वक्त उनकी एज मात्र 23 वर्ष थी। ये देखिए ये 23 साल का लड़का 23 वर्ष थी। अभी क्या पूछा गया था? कौन कौन सी नायिकाएं हैं? देखिए नरगिस, कामनी कौशल और निगार सुल्ताना। वहां पे मधुबाला का नाम दिया गया था। मधुबाला कब आई थी? ये देखिए 1948 में। ठीक है, कहां कहां पे देखने को मिलता है? देखिए सत्यम शिवम सुंदरम और मेरा नाम जोकर। तो इस तरीके से सभी जब आप ध्यान से पैसेज को पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको सभी प्रश्न बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। तो ये समझ में आ गया कि आग के प्रदर्शन के समय इनकी उम्र क्या थी? तो भैया 23 वर्ष थी। ऑप्शन डी सही होगा, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले, चलिए अगले प्रश्न की ओर नहीं बढ़ेंगे क्योंकि आज टोटल यही प्रश्न थे और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें भैया, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोस आपको डेली मिलती है। तो समय किस बात की देरी है? किस बात की देरी है? फटाफट सब्सक्राइब करो और शेयर करो दोस्तों के संग, क्योंकि वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।